आज मैं समुद्र की ऊंचाई पे खड़ा किसी का इंतजार कर रहा हूँ। जिसे मैंने छोड़ दिया, एक लड़की जिसे मैं बेइंतहा मोहब्बत करता था, उसने मुझे छोड़ दिया। और ये मुंबई जहाँ सब अपना एक सपना लेकर आते हैं, ये मेरा सपना ही खा गई। में रहते थे हम, बड़ा भाई, पापा, मम्मी, एक छोटा सा परिवार था। घर में सबसे छोटा था, इसलिए सबका लाडला था। हर एक बात तो पापा पूरी कर देते या मैं अपनी जिद से उनसे मनवा लेता। स्कूल की क्रिकेट टीम का कप्तान था, इसलिए स्कूल में भी मजे थे। जिंदगी में सुकून था। कुछ अच्छे दोस्त थे जो बोलते थे, तेरे लिए तो हम जान भी दे सकते हैं। और मैं बोलता था, वक्त आने पर देख लूंगा कमीनों, और हम सब हंस पड़ते थे। मेरे कई शौक थे, एज यूजुअल सबके होते हैं। अब 12th की एग्जाम भी खत्म हो गई थी, अपनी डायरेक्शन भी पकड़नी थी। घर पर सब इंजीनियरिंग पकड़ कर बैठे थे। मैंने भी सोचा, मुझे तो कुछ पता है नहीं, चलो कर लेते हैं इंजीनियरिंग की। सब लोगों की तरह मैं भी छुट्टी स्पेंड करने अपनी बुआ के यहाँ चला गया। मुंबई भूलना, हम सब में से हर कोई एक बार वहाँ जाना चाहता है, पर ये मेरी दूसरी बारी थी। पहली बारी मम्मी बताती हैं तब गया था जब मैं बहुत छोटा था। और ये लो, बातों बातों में मैं बुआ के घर पहुँच गया। हेलो बुआ, कैसे हो आप? मैं तो अच्छी हूँ, तू बता, तू कैसा है? घर पर सब कैसे हैं? सब बढ़िया बुआ, सब मजे में हैं। और बस मैं उनसे बातों में लग गया। घर में बुआ के सिवा कोई नहीं था। फूफा जी आर्मी में थे, उनकी किसी जंग के दौरान मौत हो गई। वो मुझे अपना बेटा ही मानती थी और मैं भी उन्हें अपनी माँ। बस दिल को पता है, धड़कनों पे किसका पहरा, कौन
क्या तू घर में ही बैठा रहता है? जा बाहर निकल, घूम ले मुंबई। हाँ बुआ, जाता हूँ। आज नेट पर सर्च करके बैठा था कहाँ कहाँ घूमना है और घर से निकल पड़ा। काफी बड़ा और सुंदर था मुंबई। दिल कर रहा था यहीं रुक जाऊं, पर भला ये थोड़ी हो सकता था। जूहू बीच पर लहरों के साथ चलता चलता मैं जिंदगी के मजे ले रहा था। तभी मुझे पानी पूरी का ठेला दिखाई दिया। मैंने सुना था यहाँ की पानी पूरी बेहतरीन है, तो मैं चल दिया। जैसे ही मैंने अपनी जेब में हाथ डाला तो पता चला कि मेरी जेब कट चुकी थी। मैं तो टेंशन में आ गया। घर तक जाने के ना जेब में पैसे थे और ना ही फोन में बैटरी। फोटो जो इतनी खींच ली थी कि अचानक मेरे पीछे से किसी ने हाथ दिया और बोला, एक्सक्यूज मी प्लीज। मैंने पलट कर देखा। एक खूबसूरत सी लड़की गुलाबी कलर के कपड़े पहने मेरे सामने खड़ी थी और मैं उसे देखने लगा। उसके घुंघराले बाल हवा को चूम रहे थे। उसकी आंखों से तो पानी बह रहा था और वो जोर जोर से मेरी तरफ देख देख कर चिल्ला रही थी, हेलो, कहाँ खो गए? प्लीज हेल्प मी ना। जी हाँ, बोलिए, क्या हुआ? क्या आप मुझे 10 रुपीज दे सकते हैं? मेरे को ये पानी पूरी वाले भैया को देने हैं। मेरे पास वो क्या है ना, चेंज नहीं है। मैं आपको लौटा दूंगी। अब मैं क्या करता? उस लड़की को तो ये बोल नहीं सकता था कि अभी अभी मैं अपनी जेब कटा कर आया हूँ, और उसको दिखाने के लिए अपनी जेबों में हाथ देने लगा कि अचानक मेरी शर्ट की जेब में मुझे एक 10 का नोट मिल गया और मैंने वो नोट उन्हें दे दिया। थैंक यू, मैं आपको पक्के से वापस लौटा दूंगी। और वो हंस के धीरे धीरे चल दी। के पीछे पीछे चल दिया। नहीं जी, उसका पीछा नहीं कर रहा था, लेकिन अब क्या करता? जेब में तो ठन ठन गोपाल थे। पैदल ही पहुंचना था, किसी न किसी से तो रास्ता पूछना था, और बस सड़क तक आ गया। मैंने एक ऑटो वाले भैया को रोककर पूछा, अरे भैया, ये नेहरू कॉलोनी कितनी दूर होगी यहाँ से? किधर से पड़ेगी? वो बोले, अरे तुम यहाँ नए हो का? जी हाँ, मैं अभी यहाँ आया हूँ घूमने के लिए। अरे यहाँ से नेहरू कॉलोनी कुछ 10-15 किलोमीटर होगी। चलो बैठ जाओ, हम छोड़ देते हैं। जी थैंक यू भैया। नहीं, मैं चला जाऊंगा। अरे कैसे ही चले जाओगे? हम छोड़ देते हैं ना, ज्यादा नहीं, 300 रुपया लगेंगे बस। जी नहीं भैया, थैंक्स। और मैं उनकी दिखाई हुई डायरेक्शन पर चल दिया।
कि अचानक से मेरे पीछे से हॉर्न की आवाज आई और वो तेज होती जा रही थी। मैंने पलट कर देखा तो वही लड़की स्कूटी पर बैठी मेरे पीछे से हॉर्न बजा रही थी। अरे कहाँ जा रहे हो? अरे कुछ नहीं, मैं अपने घर जा रहा था। पैदल? हाँ जी। वो क्या, वो लगता है जेब कट गई। जी आपको कैसे पता? अरे पूरे मुंबई को पता है आपकी जेब जो फटी पड़ी है पीछे वाली। और मैं शर्मा दिया। अरे चलो बैठ जाओ, आपने मेरी हेल्प की थी, मैं भी आपकी हेल्प कर देती हूँ। नहीं नहीं, मैं चला जाऊंगा। अरे क्या शर्मा रहे हो, बैठो बैठो, बताओ कहाँ छोड़ना है? जी वो नेहरू पैलेस। अरे मैं भी तो वहीं रहती हूँ, चलो बैठो। और मैं उसके पीछे। जी ना, मैं जवाब देता रहा। पहली बार किसी लड़की के इतना करीब आया था। शायद वो मैं। आप वहाँ रो क्यों रही थी? अरे नहीं, मैं रो नहीं रही थी। वो पानी बताशे बहुत तीखे थे ना, इसलिए आंखों से आंसू आ रहे थे। ओह मुझे लगा आप रो रही हैं 10 रुपीज के लिए। अरे क्या आप भी, वो 10 रुपए के लिए रोता है भला? जी हाँ, सही कह रही हैं। परफ्यूम की खुशबू मेरे। ये सफर यूं ही चलता है। बातों ही बातों में पता ही नहीं चला, आपका पूरा सफर कट गया। और वो प्यास लगी। ये लो, आ गया आपका घर। हम दोनों साथ साथ ऊपर तक चले गए और ऊपर जाकर पता चला वो मेरी बुआ के सामने वाले घर में ही रहती थी। अरे तुम नीलू आंटी के यहाँ पर आए हो? हाँ ये मेरी बुआ है। ओह अच्छा। और मैंने अपने घर के दरवाजे की घंटी बजा दी। हेलो बुआ, घूमा है? अरे प्रिया बेटा, तुम इसके साथ? हाँ, आपके नवाबजादों ने तो अपनी जेब कटवा दी। वो तो हम मिल गए इनको, नहीं तो आज ये पैदल पैदल आते। क्या हुआ निकल? कुछ नहीं बुआ, पता नहीं कब मेरी किसी ने जेब काट दी और मैं पास एक भी रुपया नहीं बचा। अच्छा चलो आओ अंदर। बाय प्रिया, बाय। पूरी रात मैं उसके बारे में ही सोचता रहा। अगली सुबह देखा तो प्रिया हमारे घर पर अंदर बैठी हुई थी। हाय प्रिया। हाय निखिल, क्या हुआ, आज इतना लेट कैसे उठे हो? कुछ नहीं, बस ऐसे ही। क्यों, आज कहीं घूमने नहीं जाना क्या? नहीं जाना तो है, लेकिन अब अकेले जाने का मन नहीं करता। बुआ के पास टाइम नहीं होता। चलो आज से तुम्हें घुमाने का जिम्मा मेरा, चले? ओह थैंक्स प्रिया।
कहाँ चलोगे यार, बताओ। मैंने यहाँ पर फिल्म सिटी के बारे में सुना है, कैसी है वो? चलो मैं आज तुम्हें दिखा कर देती हूँ कैसी है यहाँ की फिल्म सिटी। कंपटीशन चल रहा है। मैंने पूछा कैसा कंपटीशन? अरे यहाँ पर कई बार तरह तरह के कंपटीशन होते रहते हैं, सिंगिंग, डांसिंग और भी कई तरीके के। चलो चलते हैं, देखते हैं क्या है। मैंने भी यहाँ कर दी और मैं सुधा चल दिया। वहाँ एक आदमी चिल्ला चिल्ला कर बोल रहा था कि ये आज डायरेक्टिंग कंपटीशन है, यहाँ पर आपको कुछ 2 या 3 मिनट की एक वीडियो बनाकर आपको पेश करनी है। जिसकी वीडियो सबसे बेस्ट होगी उसको एक बड़े से डायरेक्टर के साथ काम करने का मौका मिलेगा। फिर यह जिद पड़ गई, चलो चलो हम भी बनाते हैं कुछ। मैंने बोला नहीं, हम कहाँ कुछ बना पाएंगे। अरे नहीं यार प्लीज ना, मेरा सपना है, मुझे पता है बचपन से एक सपना था कि मेरी शादी किसी डायरेक्टर से हो। मैंने पूछा ऐसा क्यों? अरे वो क्या है ना, डायरेक्टर की बीवी होना कितनी बड़ी बात है। सब लोग आपको जानते हैं, आप बड़े बड़े हीरो हीरोइंस के साथ मिलते हैं, बैठते हैं। तो मैंने भी उसकी हाँ में हाँ कर दी और उसके साथ मिलकर 3 मिनट की वीडियो शूट कर दी, जिसमें उसने एंकर का रोल अदा किया था। और आप मानेंगे नहीं, किस्मत से वो वीडियो हमारी फर्स्ट नंबर पर आ गई। उसमें मेरा कोई क्रेडिट नहीं था, क्रेडिट सारा प्रिया का था, पर डायरेक्टर के साथ काम करने का मौका मुझे मिला। प्रिया, तुमने तो बड़ा कमाल कर दिया यार। मैंने कहा अरे यार, मैंने कहा तुमने ही तो किया सब कुछ। नहीं अब अच्छा है, तुम भी एक बड़े से डायरेक्टर बन जाना और मैं तुमसे ही शादी कर लूँ। बोलने आई एम जोकिंग यार, पर ये बात मेरे दिल को लग गई थी यार। अब मेरे घर जाने का टाइम आ गया था। काफी दिन हो गए थे यहाँ पर, पूरा मुंबई घूम लिया था। हेलो निखिल, जा रहे हो तुम? हाँ भैया। फिर कब आओगे? अरे अब तो मैं तो आ गया, तुम भी आना। हाँ हम तो जरूर आएंगे नीलू आंटी के साथ एक दिन। पर याद रखना, तुम्हें एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी मिली है, इससे मिस मत करना। हाँ भैया पक्का, मैं वापस आऊंगा। और वो मुझे रेलवे स्टेशन तक छोड़नी है। बाय बाय। और मैं अपने घर लौटने लगा। पर इस बार खाली हाथ नहीं था। इस बार प्रिया की कुछ सुहानी यादें थी। दिल कर रहा था यहीं रुक जाऊं, ना जाऊं, उसके साथ रहूं। पूरी जिंदगी की प्लानिंग बना चुका था उसके साथ।
और अब तो उसके लिए डायरेक्टर बनना था। ये जिद पकड़ कर बैठा था। घर पहुंचा, सबने बड़े गले से लगाया। काफी दिन हो गए थे ना, इतने दिन के लिए कभी उन्होंने मुझे अकेला छोड़ा कहाँ था। इधर मेरी ट्रिपल ई का रिजल्ट आ गया और मुझे MNIT जयपुर मिल गया। सभी बड़े खुश थे, मैं भी था, लेकिन अब मेरे पास 2 ऑप्शन थे। जिंदगी की 2 राहें खुली। जब सब साथ बैठे थे, मैं पापा के पास जाकर बैठ गया। पापा जानते थे जब भी मैं उनके पास जाकर ऐसे बैठता था, मुझे उनसे कुछ न कुछ चाहिए होता था। पापा ने आगे से बोल दिया, बोल क्या चाहिए तुझे, क्यों मस्का लगा रहा है। वो पापा, कुछ कहना है आपसे। हाँ तो बोलना। पापा मुझे इंजीनियरिंग नहीं करनी। क्या, तुझे इंजीनियरिंग नहीं करनी? पर क्यों? पापा मुझे डायरेक्टर बनना है। पागल हो गया है तू? डायरेक्टर बनना है? कोई हंसी मजाक की बात है क्या? तू 4 दिन मुंबई क्या गया, तेरे तो रुख ही बदल गए। जो तूने वहाँ देखा वो सब बकवास है। हर कोई इतनी ऊंचाई तक नहीं उड़ सकता बेटा। हम आम आदमी हैं, आम लोग हैं। इंजीनियरिंग कर ले, तुझे बहुत अच्छा कॉलेज मिला है तेरी पसंद का, तू भी तो यही चाहता था ना। पर पापा, पर कुछ नहीं, बस कह दिया तो कह दिया। और मैं अपना रोहाना सा मुंह लेकर मम्मी के पास चला गया। इस बार तो मम्मी ने भी मेरी मदद से हाथ खड़े कर दिए। हाँ, सब चाहते हैं हमारा बच्चा सेटल हो जाए, कोई भी उसे रिस्क में नहीं डालना चाहता ना। पर क्या करता, इस बार मुझे अपने दिल की जो सुननी थी। ना चाहते हुए भी मेरा एडमिशन MNIT में करवा ही दिया। पर इस बार मैं भी उनसे जिद पड़ गया था, नहीं मैं नहीं जाऊंगा। और रोज शाम मुझ में और पापा में एक बहुत बड़ा झगड़ा हो गया। उन्होंने भी कह दिया, निकल जा मेरे इस घर से, जा कर ले तुझे जो करना है। और मैं भी गुस्से में निकल गया। जैसे तैसे कर मुंबई पहुंचा, लेकिन मुंबई में तो मेरा कोई आसरा ही नहीं था। अपनी बुआ के घर जा नहीं सकता था और कोई मेरा अकेला वहां जानकार नहीं था। मैं कुछ रातें तो स्टेशन पर ही सोया। और उसके बाद उस फिल्म डायरेक्टर के पास चला गया जिसने मुझे वादा किया था को डायरेक्टर बनाने का। पर वहां जाकर पता चला, जिस दिन वो कंपटीशन हुआ था उसमें मुझे हटाकर किसी और को ही वो पोस्ट दे दी गई। हाँ तो इंसानों की नहीं, पैसों की कदर होती है, पता चल चुका था मुझे। पर मैं भी तो अपना सब कुछ दांव पर रख कर आया था। मुझे भी
कुछ करना था। मैंने वहां पर एक वेटर का काम शुरू कर दिया और चाइना बाजार में एक छोटी सी खोली ले ली। अपना गुजारा करने लगा था, अपने काम की तरफ ध्यान देने लगा था। डेली कई डायरेक्टरों के यहाँ पर चक्कर लगाना, सुबह से शाम तक भूखा रहना, ये मेरी आदत बन चुकी थी। लास्ट में जाकर एक डायरेक्टर ने मुझे हाँ कर दिया। उस दिन मेरी खुशी का ठिकाना नहीं था, पर दुख भी था। कई महीने बीत गए थे, लेकिन घर से एक फोन नहीं आया था। आज मैंने प्रिया से मिलने का प्लान बना लिया था और मैं प्रिया के पास चला गया। बड़ी खुशी में प्रिया से मिलने के लिए निकला और जब प्रिया के घर के पास पहुंचा तो देखा प्रिया किसी से उसके बार पर गाड़ी लग रही थी। प्रिया अक्सर ऐसा सबके साथ ही करती है, इसलिए मैंने उस बात को माइंड नहीं किया। हाँ, थोड़ी जेलसी तो फील हो रही थी। मैं प्रिया के पास पहुंचा, तब तक वो लड़का जा चुका था। हाय, तुम यहाँ? तुम कब आए मुंबई? मैंने उसको अपनी सारी स्टोरी बता दी। ओह, सो स्वीट ना यार, पर कोई बात नहीं। अब तो तुम फिल्म डायरेक्टर बनने वाले हो, एक पार्टी तो बनती है यार। हाँ, टेंशन ना लो, इस बार खर्चा मेरी तरफ से, लेकिन जब तुम डायरेक्टर बन जाओगे तब मैं तुमसे बहुत बड़ी पार्टी दूंगी, और कहीं ऐसी जगह नहीं, ताज होटल में। और मैं मुस्कुरा कर हाँ जरूर। और हम दोनों साथ साथ चल दिए। बहुत दिनों के बाद अच्छा महसूस कर रहा था मैं, वो जो मेरे साथ थी। बस अब तो डेली नई नई जगह जाना, नई नई चीजें सीखना, नए नए लोगों से मिलना आदत हो गई थी। अच्छा भी लगता था जब मैं बड़े बड़े सुपरस्टार्स के साथ खड़ा होता था, उनकी मदद करता था, कुछ सीखता था। अब रोजाना प्रिया के मैसेजों का वेट करने लगा था।
कभी उसका कॉल नहीं मन ही नहीं लगता। यार मुझे तुम्हें कुछ बताना है। हाँ, मुझे भी आज तुम्हें कुछ कहना है। पहले तुम बोलो। नहीं नहीं बोलो। मेरा एक बॉयफ्रेंड है। यह बात सुनकर मैं हक्का बक्का रह गया। मेरे हाथों से पसीना छूट, मेरे दिल की धड़कनें डबल स्पीड से दौड़ने लगी। क्या प्रिया, क्या कर रही हो अभी? हाँ यार, मैंने तुम्हें इस बारे में कभी बताया नहीं, पर मैं तुम्हें आज बता रही हूँ। बोलो, क्या हुआ? मैं उससे बेइंतहा मोहब्बत करती हूँ। मैं उसके बिना जी नहीं सकती, पर घर वाले मेरे उससे शादी के लिए मानेंगे नहीं। चाहिए कैसी मदद? मैं उसके साथ भागना चाहती हूँ। प्लीज हेल्प मी नो। क्या करता? प्यार करता था उससे, उसकी इस खुशी में भी उसका साथ देने के लिए। वो चली गई अपने रास्ते और मैं भी। उस रात पूरी रात रोया था। क्यों ना रोता? कि जैसे ही तो मैं मुंबई आया था, ये सपना मेरा तो नहीं था, उसका सपना पूरा करने आया था। घर वालों से लड़ झगड़ कर इतनी तकलीफों में रह रहा था सिर्फ उसके लिए। एक अपनी बात भी नहीं कह पाया, बस चल दिया उसके लिए। होंगे देने वाला भी तुझे याद तो होगा। जरूरी थी बिछड़ना, जरूरी था कि हम दोनों तवा पे आरज़ू करते, मगर फिर का बिखरना भी जरूरी था। तेरी आँखों पे दरिया का उतरना भी जरूरी था। जैसा उसने कहा मैंने वैसे ही किया। उसके लिए गाड़ी का इंतजाम करवा दिया, रेलवे की टिकट करवा दी और एक प्यारा तोहफा दे दिया। चाहता तो था उसको अपने दिल की सारी बात बता दूं, लेकिन मैंने सोचा एक दोस्त तो है, कम से कम दोस्ती सही। और बस चल दिया फिर से अपने नए रास्ते। अब तो काम है, लेकिन अब ये मेरी जिंदगी थी, ये मेरी ऊंचाइयां। किसका था? उठाकर देखा तो वो नंबर घर का था। मेरी तो आंखों में आंसू आ गए। मैंने वापस से कॉल किया तो माँ ने फोन उठाया। हेलो हेलो निखिल, हाँ माँ कैसी हो?
मैं तो अच्छी हूँ, तू बता, तू कैसा है? मैं भी अच्छा हूँ। आपकी याद आती है और बस माँ रोने लग गई और माँ के साथ मैं भी। घर लौटा बेटा, घर लौटा। माँ नहीं, अब आऊंगा तो कुछ बनकर ही आऊंगा, नहीं तो कभी। बेटा, मैंने तुझे ये बताने के लिए कॉल किया था, तेरे बड़े भैया की शादी फिक्स हो गई है। क्या माँ, कहाँ फिक्स हुई है? आगरा बेटा। ओह वाह, कांग्रेचुलेशन माँ, भैया को जरूर बोलना। हाँ बेटा, और उस शादी में तो आएगा ना? माँ, कुछ बन जाऊंगा तो जरूर आऊंगा, बस इतनी थी बात। मैं तो मुझसे बात करना भी जरूरी नहीं समझा और मैंने भी फोन रख दिया। मुझे डायरेक्टर सर ने अपने रूम में बुलाया। आओ निखिल, बैठो। यस सर। मैं तुम्हारे काम से बड़ा इम्प्रेस हूँ, तो तुम्हारे लिए कुछ आप ये लो चाबी तुम्हारे नए घर की, और ये चाबी तुम्हारी कार की। क्या सर? हाँ हाँ, इतना चौंको मत, तुम्हारे काम से बहुत खुश हूँ मैं तो पागल हो गया था। मेरी खुद की कार, मेरा खुद का घर, यही तो चाहिए था मुझे, और क्या। बस अब तो मेरे ख्वाब और उड़ने लगे थे। को ये छूना था, कुछ कर कर दिखाना था, और मैं अपने नए घर में सेटल हो गया। नहीं, डायरेक्टर सर अब मुझे अपने साथ एकदम खास दोस्त की तरह रखने लगे, हर चीज मुझसे शेयर करने लगे, हर चीज में मुझे अपने साथ रखने लगे। हाँ, उन्होंने कुछ काम मुझ पर बढ़ा दिया था, कुछ पार्सल्स इधर से उधर करने का, मुझे भी कोई दिक्कत नहीं, उनका ही तो काम था, कर दिया करता था। कि अचानक एक दिन मैंने एक अखबार में पढ़ा, हमारा स्टूडियो बंद कर दिया था और डायरेक्टर सर के पीछे पुलिस पड़ी हुई थी, वो लापता थे। मैं जैसे तैसे स्टूडियो गया, तब पता चला यहाँ पर फिल्म के नाम पर ड्रग सप्लाई होता था। ड्रग सप्लाई? पर ऐसा तो मैंने कभी नहीं देखा था, ये सुना था। मुझे लगा ये सब साजिश होगी। मैं अपने घर की तरफ गया तो वहाँ पर उसको चारों तरफ से पुलिस ने घेरा हुआ था। मैंने जाकर पूछा तो पुलिस किसी निखिल नाम के लड़के को पकड़ने आई थी। मेरे तो कान खड़े हो गए। मैंने क्या किया है? मैंने तो कुछ भी नहीं किया। और तब मुझे पता चला जो डब्बों में सप्लाई करता था ड्रग्स हुआ करता था। ऐसा काम
मैंने अपनी जिंदगी में कभी नहीं सोचा था ये क्या हो गया था मेरे साथ। मेरा परिवार दूर हो गया था, मेरे अपने दूर हो गए थे और ये एक नया एहसास मेरे सर पर हो गया था। मैं वहां से सब कुछ छोड़कर पैदल ही भागने लगा। भागता भागता मैं अपनी बुआ के घर गया। वहां जाकर पता चला कि बुआ घर पर नहीं है। मैंने प्रिया के घर की तरफ देखा तो वहां से रोने की आवाजें आ रही थी। मैं धीरे से उसके घर के अंदर गया तो देखा जमीन पर सफेद चादर में लेटी प्रिया थी। मैं उसे देखकर रक्का बक्का रह गया। मेरे हाथ पैर कांपने लगे थे, मेरी जबान से शब्द नहीं छूट रहे थे। तब किसी ने मुझे सहारा देकर कुर्सी पर बैठा दिया। मैंने पूछा इसे क्या हो गया है। तब बताया किसी निखिल नाम के लड़के ने इसे किसी लड़के के साथ भगा दिया और उस लड़के ने इसका रेप कर इसे रेलवे पटरी पर छोड़ दिया। वहां से इसने आत्महत्या कर ली। मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा था। ये सब मेरी गलती थी। अगर मैंने उस वक्त प्रिया को समझा दिया होता, उस लड़के की वो हकीकत जो मैंने किसी को नहीं बताई थी बता दी होती, शायद आज प्रिया जिंदा होती। वो लड़का हमारे यहाँ पर काम करता था। हाँ, मैंने ये बात छुपाई थी सबसे। वो लड़का ड्रग्स लेता था, लड़कियों के साथ अय्याशी करता था, लेकिन मैंने सब इसलिए छुपाया था ताकि प्रिया का दिल न दुखे, प्रिया खुश रहे। लेकिन मैंने आज उसे खो दिया था। मैं वहां से भी चल दिया। अब मेरे पास कुछ नहीं बचा था। ये अचानक मैंने पीछे मुड़कर देखा तो पुलिस की कारें मेरे पीछे कुत्ते की तरह पड़ी हुई थी। मुझे एक टेररिस्ट घोषित कर दिया था। हाँ, टेररिस्ट। जिस नाम से मैं डरता था वही नाम मुझे दे दिया गया। बंदूकों की गोलियां मेरी तरफ दौड़ती हुई आ रही थी। एक अचानक ये दर्द उस गोली का नहीं था, ये दर्द मेरी गलतियों का था जो मुझे आज महसूस हो रही थी। उस पुलिस से बचता बचाता मैं कैसे न तैसे एक कोने में छुप गया। लेकिन आज तो मैं किसको बताता अपना दर्द, किससे छुपाता अपनी गलतियां, किससे करता जिद। कोई नहीं था मेरे पास में। सब कुछ खो दिया था मैंने। अपनी इंजीनियरिंग, अपना प्यार, अपने घर वाले और अब अपने आप। ये सब बातें मैंने रिकॉर्ड कर ली। अब इतनी भी क्षमता नहीं थी कि मैं एक कॉल अपने घर पर लगा दूं और उनको अपनी हालत बता दूं। कहकर आया था तभी आऊंगा जब कुछ बन जाऊंगा।
पर कुछ की जगह में कुछ और ही बन गया। पापा, मैं टेररिस्ट नहीं हूँ पापा। मैंने ये सब अपने प्यार के लिए किया था पापा। मैंने कभी कोई ड्रग सप्लाई नहीं किया पापा। पापा, आप मुझे कभी गलत न समझना। मैं आपसे, मम्मा से, भैया से बहुत प्यार करता हूँ पापा। अलविदा पापा, अलविदा। एंड आई एम सॉरी।